तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मूल रूप से राजस्थान में अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ जी। मेरा गांव जाट बहरोड है। कि आप उस टाइम पे कहानियाँ लिखते थे और पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पोस्ट करते थे। जी, कि बलवंत तक्षक कौन है? मैंने कहा मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कहानी खुद लिखते हो? मैंने कहा जी नाना सुनाया करते थे, कुछ अपना है कुछ उनका बताया हुआ है, तो मिल मिला के वो भेज दिया। कहानी का जो बीज रोपण है वो तो तभी हो गया था। कविताएं कब लिखी? बाकी फिर प्लांट में चक्कर काट के देखते रहते थे कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, सब काम ठीक चल रहा है। और जब फुर्सत मिलती थी तो कुछ ना कुछ लिखने बैठ। एक लघु कथा छोटी सी सुना दीजिए। राम एक अच्छा लड़का है, सदा माता पिता का कहना मानता है। मोहन जोर जोर से पढ़ रहा था। बगल के कमरे में चारपाई पर लेटी बीमार माँ ने कराहते हुए आवाज लगाई, बेटा जरा एक गिलास पानी तो देना। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी को रहता है इंतज़ार हमारे नए मेहमान का, और मेहमान भी वो जो कलम के सिपाही हैं, जो साहित्य के आसमान में अपनी परवाज़ पर हैं और गज़ल, गीत, कहानी, कविता, कथा, लघु कथा तमाम विधाओं में अपनी कलम चला रहे हैं और अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। ऐसी हस्तियां हमारी मेहमान होती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और हर बार आपकी मुकम्मल मुलाकात होती है उनकी शायरी से भी, उनके जीवन से भी। वो अपने जीवन के बारे में साझा करते हैं, अपने साझा करते हैं अनुभव। जीवन की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते कितनी विषम परिस्थितियों से, कितनी समस्याओं से रूबरू होते होते सफल हो जाते हैं अपने पथ पर चलते चलते, और अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। और आज इस कड़ी में हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, मिलवाने से पहले ज़रा उनके बारे में मैं बता दूं कि आप प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और आप कहानी, लघु कथा, कविताओं में ख़ास तौर से दखल रखते हैं और लेख आलेख तमाम समय समय पर आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। और पत्रकार तो आप हैं ही, और कई अखबारों में आप काम कर चुके हैं, कई मीडिया माध्यम रह चुके हैं आपके कार्य करने के, और साहित्यकार भी हैं। तो सोचिए जब पत्रकार भी हो, जिनको समय के आईने को साफ साफ समय के उस पार भी देख सकते हैं, पत्रकार का तो काम ही है। और साथ के साथ समाज को भी देखते हैं कि समाज का आईना क्या है, उस आईने में क्या लिखा है, ये साहित्यकार देखता है। तो आईने में क्या है ये पत्रकार देखते हैं, और आईने में क्या लिखा है ये साहित्यकार देखते हैं। तो तमाम चीज़ों पर, तमाम गतिविधियों पर पैनी नज़र रहती है। और ऐसी हस्ती हमारे साथ है कि पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, और शहर की अनेकों संस्थाओं में जो है आप अपनी ख़ास भूमिका निभाते हैं। कई संस्थाओं के मेंबर हैं और हर जगह मौजूदगी होती है आपकी, कवि के तौर पर भी, साहित्यकार के तौर पर भी, और पत्रकार के तौर पर भी। तो शहर की ख़ास शख्सियत है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री बलवंत तक्षक जी की। तो परिचय इतना लंबा चौड़ा है और बहुत कुछ बताना है उनके बारे में, लेकिन वो खुद बताएंगे बहुत सारी बातें अपने बारे में। तो करवाते हैं मुलाकात। जी बलवंत जी, आप स्टूडियो में आए, जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, और हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और बहुत सारी परतें खुलेंगी आज जिंदगी से, और तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे, और हम तो तैयार हैं। और आपको कैसा लग रहा है आज जस्ट टीवी? अच्छा लग रहा है मैम। जी, मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि मैं एक पत्रकार का इंटरव्यू ले रही हूँ आज। जी। मेरे लिए अनोखी बात है जी, कि मुझे पता है कि जब सवाल पूछे जाते हैं और पत्रकार जो होते हैं वो उल्टा लपेट देंगे जी मैम। तो अपने बारे में बताइए कि हमारे, क्योंकि बहुत सारी आपकी कविताएं भी सुननी है, आप लघु कथा कहते हैं, उन पर भी बात करनी है, तमाम किताबों पर भी बात करनी है। तो शुरुआत आपके जीवन से ही कर लेते हैं कि जो हमारे दर्शक बैठे हैं बाहर के कंट्रीज़ में बैठे हैं, विदेशों में, वो अपने भारतीय ज़मीन के, पंजाब ख़ास तौर से यहाँ के साहित्यकारों को जब देखते हैं तो उनका मन खिल जाता है, और उनको भी एक बेताबी होती है कि भाई आज जो मेहमान साहित्यकार हैं ये कहाँ से हैं, कौन से ज़िले के हैं, कौन से शहर के हैं।
तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, अपना मतलब आपकी जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, जी। नौकरी, इन तमाम चीज़ों पर पहले एक नज़र डालते हैं जी। तो मैं मूल रूप से राजस्थान में अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ जी। मेरा गांव जाट बहरोड है। अच्छा जी। पढ़ाई शुरू में मेरी नारनौल हरियाणा में, मेरी माँ अकेली संतान थी अच्छा। नाना नानी की। अच्छा जी। तो जब मैं 2.5 साल का था तो नाना नानी ने मुझे गोद ले लिया, मैं उनके पास आ गया। नारनौल महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी के पास स्कूल है अकबरपुर, वहाँ जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो अचानक मेरे फादर साहब की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरी माँ ने मुझे अलवर बुलवा लिया कि मैं घर में बड़ा था 3 भाइयों में सबसे, तो माँ को लगा कि 14-15 साल का लड़का अगर मेरे साथ रहेगा तो थोड़ी सी हिम्मत बंधी रहेगी। और मैं फिर अलवर चला गया नाना नानी के पास से। और पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि जो मेरे दोनों छोटे भाई एक अलवर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, फादर की डेथ के बाद उनको सरकारी स्कूल में जब 5 पैसा फीस थी वहाँ उनका 5 पैसे हाँ एडमिशन अच्छा। कराया गया। हाँ। तो वो दौर तो मैम बड़ा तकलीफ दे था। अगर एक सवाल यहीं से उठ जाता है कि 5 पैसे उस वक्त के कौन से सन में? ये मेरे फादर की डेथ मैम 1972 में हुई थी। 72 के आसपास 5 पैसे स्कूल फीस थी। 5 पैसे तो सरकारी स्कूल की फीस। 5 पैसे को अगर आज की डेट में उस पैसे को कन्वर्ट करें जी तो अंदाजन कितने रुपए होंगे? 50 रुपए होंगे मेरे ख्याल अच्छा। में। सरकारी स्कूल तो एक तरह से मुफ्त थे, वो फीस मुफ्त तो का सिर्फ इसलिए थी कि टोकन की तरह से कि बच्चा स्कूल आता रहे। अच्छा अच्छा। परिवार को ये लगता है कि हम फीस दे रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, तो और बच्चे को 2 थप्पड़ लगा के ये जी। कह सके तेरी फीस जाती है। जी जी मैम यही बात थी। तो वो अच्छे हैप्पी स्कूल था अलवर का सबसे अच्छा स्कूल, उसमें पढ़ते थे। लेकिन चूंकि फादर की डेथ के बाद पारिवारिक आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, तो मैं +2 में पढ़ाई छोड़ के वहीं अलवर में एक इंडस्ट्रियल एरिया में तेजाब बनाने की फैक्ट्री थी। ओलियम बनता था, H2SO4 H2SO3। तो आप समझ सकते हैं कि तेजाब कितना खतरनाक होगा कि अगर किसी भी हाथ पे कहीं भी लग जाए तो जल जाता था वो। और वो मजदूरी थी मिट्टी ढोने की। वहाँ एक ठेली में जो सलज होती थी जिसमें से तेजाब निकल जाता था, पानी और रेत बचती थी, उनको एक ठेली में भर के हम बाहर फेंकते थे। तो शुरुआती जो संघर्ष के दिन थे वो तकलीफ दे भी थे, और बड़ी ऊंची ऊंची फैक्ट्री की जो बिल्डिंग थी, तो मुझे लगता था कि क्या सारी उम्र इस 4 दीवारी में बीत जाएगी? क्या कभी हम सुख की सांस ले पाएंगे? क्या माँ की जो सपने थे हम उनको पूरा कर पाएंगे? तो जब फैक्ट्री में मजदूरी करते करते जो हमारे दोस्त थे उन्होंने कहा, यार जब तक तुम BA नहीं करोगे, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं करोगे तो कोई भविष्य नहीं है। इस फैक्ट्री में आप काम करते रहो, कोई पहचान नहीं बन पाएगी। तो तब तो हम ये जानते भी नहीं थे कि पहचान कैसे बनती है। तो एक दोस्त थे मेरे ईश्वर तलवार जो जर्नलिस्ट थे, और मैं नाना के पास था तो सोने से पहले वो मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। नाना जी राजा रानी की कहानी हो गई, कुछ चोर की हो गई। बहुत अच्छा था ना कि बच्चों को दादा दादी और नाना नानी से कहानियां डेली सुनने को मिलती थी। रात को नींद तब आती थी जब वो कहानी सुनाते। अच्छा, उनका भी खजाना खत्म हो गया, वो फिर रिपीट करने लगे। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने सुन लिए, नहीं सुनूंगा। फिर वो दूसरी सुनाते, मैंने कहा ये भी सुन लिए मैंने। फिर बोले ये भी सुनाता हूँ, मैंने कहा नहीं ये भी सुनी हुई है। तो जब उनके पास कहानियां खत्म होगी तो मुझे बोले यार तुम खुद लिखा करो। तो मैं था तो छोटा, लेकिन चूंकि रेडियो पर जो कुछ सुनते थे, देखते थे, कुछ बच्चों की कहानियां पढ़ते थे, तो वहाँ से एक नाना के कहने के बाद थोड़ी सी ये मन में आया कि मुझे भी कुछ कहानी लिखनी चाहिए। तो मैंने एक कॉपी में 10-15 पेज में डाकुओं की कहानी लिख के नाना को पढ़ने के लिए कहा कि आप इसको पढ़ो। अच्छा। तो उन्होंने पढ़ के हौसला अफजाई की, पीठ थपथपाई, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत लिखते रहो तुम। अच्छा। फिर फादर की डेथ के बाद जब मैं वहाँ चला गया, फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे, तो मैं बच्चों की कहानी लिखता। अखबार के दफ्तर में जाने से डर लगता था, मुझे ये नहीं मालूम था कि सारी ज़िंदगी अखबार में बीत जाएगी। फिर तो मैं डाकखाने में वो हाथ से लिख के डाल के आता। संडे को साइकिल चलाता हुआ उस जहाँ अखबार बिकते थे होकर के पास जाता, अखबार देखता, उसमें मेरी बच्चों की कहानी छपी हुई होती थी। तो 3-4 हफ्ते तक लगातार इस तरह का सिलसिला चला, लिखता, डालता, संडे को जाता, और चेक क्या करता। उम्र थी आपकी? उम्र मेरी उस समय होगी 12 और 6 18 20-22 साल का हूँ मैं। तो बलवंत जी, आपने बताया कि आप
उस टाइम पे कहानियाँ लिखते थे जी। और पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ पोस्ट करते थे। जी, उसमें लाल सा बक्सा होता था, उसमें डालते होंगे ना। हाँ, बिल्कुल, और फिर कहानी छपती थी छपती थी। और फिर नाना जी ने बहुत प्रोत्साहित जी, किया। मैम। क्या बात है। तो हुआ ये मैम कि जब कहानियाँ छपने लगी तो अखबार के जो संपादक थे, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। एक ही मोहल्ले के थे हम, अच्छा। लेकिन आपस में परिचित नहीं थे। तो साइकिल का ज़माना था वो। तो एक दिन वो आए और बोले कि बलवंत अक्षक कौन है? मैंने कहा मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कहानी खुद लिखते हो? मैंने कहा जी नाना सुनाया करते थे, कुछ अपना है कुछ उनका बताया हुआ है, तो मिल मिला के वो भेज देते। मतलब जो पौराणिक दंत कथाएं होती थी उसमें पंचतंत्र जैसी कहानियां हाँ, थी। मतलब पंचतंत्र की कहानियां, जैसे जो बच्चों के लिए खासतौर से संस्कारी कहानियां जो रहती थी, राजाओं की, परियों की और दान पुण्य की, है ना, उस तरह के उनके उद्देश्य होते थे। थोड़े जंगल के जानवरों की, हाँ, जंगल के शेर राजा कैसे तो बना। उन कहानियों में थोड़ा सा उसको अपना पुट डाला उसमें और एक नया रूप देकर प्रेजेंट करते थे। अच्छा, तो फिर आपने कहा कि जी मैंने लिखी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम अखबार में काम करोगे? तो मैंने कहा जी मुझे तो अखबार के काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारा मन अगर है तो मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। तो मुझे मैम उस समय 380 रुपये मिलते थे फैक्ट्री में महीने के। जी। शादी हो गई थी, एक बेटा था, क्योंकि घर अपना था, साइकिल थी, घर में थोड़ी सी ज़मीन थी तो अनाज हो जाता था मैम। तो मेरे को उन्होंने अपने अखबार में, अरुण प्रभा नाम था उसका। अच्छा। उस जमाने में वो एक पन्ने का अखबार और था। किस शहर की बात? अलवर शहर की। अलवर की। वो दोनों तरफ मतलब 2 पेज का अखबार, एक पन्ने का। अच्छा। और अलवर शहर के लिए छपता था वो। जी। जो लोग नेशनल अखबार पढ़ते थे वो नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान खरीदते थे। जो स्टेट की खबरें जानना चाहते वो राजस्थान पत्रिका खरीदते थे। और जो अलवर शहर की खबरों में जिनकी दिलचस्पी थी वो अरुण प्रभा खरीदते थे। अच्छा जी। और उस जमाने में करीब 3000 के आसपास कॉपी बिकती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 80 के आसपास की बात है। तो तलवार साहब का प्रमोशन हो गया, नवभारत टाइम्स में जयपुर चले गए। मुझे उन्होंने सब कुछ सिखा दिया। अच्छा। तो जो अखबार के मालिक थे सुशील जालानी, उन्होंने कहा यार कई लोग अपने अखबार से तरक्की पाके जयपुर चले गए हैं, क्या तुम इस अखबार को संभाल लोगे? तो मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो मैम आप यकीन मानिए कि दिन रात मैं उस अखबार के लिए मेहनत करता था। वो मेहनत जो है ना केवल मालिक के लिए थी बल्कि वो मेहनत मेरी अपने लिए भी थी, ताकि तरक्की के कोई रास्ते खुल सकें। इस दौरान मैंने बीए किया, इसी दौरान मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया और संयोग से मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। आर्ट्स में फर्स्ट डिवीज़न थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर मुझे बताया गया कि आप लेकिन मैं इस बात को यहीं पे थोड़ा सा विराम देती हूँ, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि आर्ट्स के अंदर फर्स्ट डिवीज़न लेना मुश्किल होता है, पर आज का समय कैसा है ना कि बीटेक वाले बच्चे हैं या मेडिकल वाले बच्चे हैं 98%, 99% और वो भी बीटेक में और उसमें नॉन मेडिकल और मेडिकल में। अब आर्ट्स वालों को तो वो ऐसे बोलते हैं कि आर्ट्स वाले में पढ़ना ही क्या होता है। ये बात ठीक है। देखो इसमें तो नंबर नहीं कटते, साइंस में, मैथमेटिक्स में, साइंस में नंबर नहीं कटते। वहाँ तो मर्जी है। आपने 3 पेज में लिखा तो मास्टर जी ने 20 में से 5 दे दिए, 7 दे दिए। आपने 10 पेज में लिखा तो आपको हो सकता है 15 नंबर दे दें वो। लेकिन फर्स्ट डिवीजन पर पास होना, मतलब बीच में पढ़ाई छूटने के बाद हमें बड़ी खुशी हुई कि यार मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुए में। फर्स्ट डिवीजन बोलते थे। जी मैम। और फिर क्या हुआ कि हमारे हरदेव जोशी ओपन यूनिवर्सिटी करके ना पत्रकारिता की एक यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, उसका मैं पहला स्टूडेंट था। अच्छा जी। और वो भी संयोग से मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। अच्छा। तो 6-7 साल उस लोकल अखबार में काम किया और आप यकीन मानेंगे कि मुझे कितना पैसा मिलता था? 6 महीने तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिला। जो नौकरी छोड़ के आए वहाँ तो पैसा मिलता था, इधर कुछ नहीं मिला। अच्छा, वहाँ तो 380 रुपये मिलते थे। फिर जब मैंने संपादक साहब से कहा, तलवार साहब से, कि तलवार साहब वो शादीशुदा आदमी हूँ, एक बच्चा है, वहाँ से मिलता तो बंद हो गया, अब कुछ मेरी मेहनताना तो बात करो। फिर उन्होंने बात की। 50 रुपये महीना मेरी तनख्वाह शुरू हुई। 6 महीने बाद मैंने कहा कि काम नहीं चल रहा, तो फिर मालिक ने 50 रुपये और बढ़ाए। अच्छा। फिर 6 महीने बाद फिर कहा कि अखबार की बेहतरी के लिए कोई मीटिंग करते हैं। तो 1 कप चाय, 1 समोसा होता था। अखबार की बेहतरी के लिए हम बात करते थे, साथ ही एक रिक्वेस्ट करते थे कुछ पैसा बढ़ा दो। अच्छा। तो उन्होंने 50 रुपये फिर बढ़ा दिए। फिर 6 महीने बाद फिर रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा नहीं, फाइनेंस टाइट है,
अखबार ठीक चल रहा है, बेहतरी की कोई जरूरत नहीं है, जैसा काम कर रहे हो वैसे काम करते रहो। अच्छा। 150 रुपये में मैम करीब 3 साल काम किया। 3 साल काम किया। और फिर जब ज़्यादातर लोग नवभारत टाइम्स में जयपुर चले गए, जो मेरे साथ काम करते, बीच बीच में ये भी चिंता हुई होती होगी कि भाई वहाँ 380 रुपये मिल रहे थे, जी मैम, और यहाँ पहले 50, फिर 100, फिर 150, तो वो काम नहीं छोड़ते तो बेहतर होता। कभी ऐसा विचार भी? मैम क्या हुआ कि क्योंकि उस टाइम पे पैसा भी मैटर करता है परिवार के। जब आप सिंगल हैं, आप कहीं से भी रूखा सूखा खा लेंगे, वक्त बेवक्त खा लेंगे, परिवार जब लग जाता है, फिर भविष्य भी आपकी गोद में है। जी मैम, ऐसे में तो फिर हुआ ये मैम कि मैंने टाइप करनी शुरू कर दी थी। अच्छा। सरकारी नौकरी के लिए मैंने फॉर्म भर दिया, मैं परीक्षा में पास हो गया जी। टाइप टेस्ट देना बाकी था। अच्छा। तो मैंने जब माँ को बताया तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं तू यही काम करता रही, अच्छा है। उनको लगता था कि घर में कई बड़े लोग आ जाते थे, विधायक आ जाते थे, कोई पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे वो आ जाते थे, हारे हुए उम्मीदवार थे वो आ जाते थे। तो मेरी माँ को लगता था कि ये जो काम कर रहा है ना, ये अच्छा काम है, और मान सम्मान, पैसा तो भले ही कम है, लेकिन बड़े लोगों के साथ, डिप्टी कमिश्नर है, कोई DSP है, कोई SP है, उनसे मिलने का एक मौका आसानी से मिल जाता है, ताल्लुकात बनते हैं। तो मेरी माँ ने कहा नहीं यही काम है, तेरे को सरकारी नौकरी में पता नहीं तू कहाँ तेरी पोस्टिंग होगी, तो तू तो मेरे पास ही रह। अच्छा। और फिर अपने भाइयों का ध्यान रख। तो क्या हुआ मैम, ये पत्रकारिता ने हमको जो दिया, एक तो नाम दिया, एक ये हमारी रुचि का काम था, फैक्ट्री की मजदूरी करना मजबूरी थी, लेकिन ये काम दिलचस्पी का था, जब चाहे जब आप जैसा चाहो काम कर सकते हो। और फिर मैं आ गया इधर जनसत्ता में, चंडीगढ़, 89 की बात है जी। 10-11 साल जनसत्ता में काम किया। उसके बाद दैनिक भास्कर निकला यहाँ, तो 2000 में मैं भास्कर में हरियाणा पंजाब का ब्यूरो चीफ बना के मुझे नियुक्ति दी गई, तनख्वाह भी ठीक हो गई। फिर इंडिया न्यूज़ TV चैनल शुरू, जमाना फिर चैनल का आने लग गया, तो इंडिया न्यूज़ और आज समाज में काम किया। फिर यहाँ ETV शुरू किया, मैं उसका संपादक बनाया गया था, मुझे जगदीश चंद्र कातिल साहब उसके मालिक थे जी। ऐसे करते कराते मैम फिर पंजाब केसरी में काम किया 6 साल, और राष्ट्रीय सहारा में काम किया। तो अब घर से मैं लोकमत टाइम्स के लिए काम करता हूँ, और देखते देखते 35 साल चंडीगढ़ में कब बीत गए कुछ पता नहीं चला। इस बीच परिवार खड़ा हो गया, भाई नौकरी लग गए, भाई के बच्चे नौकरी लग गए, मेरे बच्चे नौकरी लग गए। तो कुल मिला के ये था कि सफ़र जो था, ये ज़रूर कभी कभी रहता है कि पत्रकारिता अनिश्चित, भविष्य अनिश्चित रहता है, आपका बॉस कैसा है इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बॉस अगर अच्छा है तो समय ठीक निकल जाता है, बॉस अगर ठीक नहीं है, गुस्से वाला है, या आपके काम पर उसको विश्वास नहीं है, तो फिर आपको इधर उधर दूसरे रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी इस मायने में ठीक रही कि एक छोटा सा शहर है चंडीगढ़, और एक बार आप ऑफ रूट हो जाओ तो वापस पटरी पर गाड़ी का चढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे 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 तरक्की भी मिलती गई, और इसी शहर में लगातार काम मिलता रहा, आज भी मिल रहा है मैम। तो कुल मिला के चंडीगढ़ आपके लिए खास तौर से पत्रकारिता की फील्ड में आप इस मामले में लकी हैं, बिल्कुल, और आपको तो फब गया जी मैम। और आगे आपको जो है साहित्यिक परिवार भी मिला जी मैम, पत्रकारिता के साथ साथ, तो बहुत अच्छी बात है। तो बलवंत जी, आपने जीवन के बारे में बड़ी बारीकी से बताया, फिर रोजगार के बारे में बताया, कैसे शुरुआत करी, कैसे तेजाब की फैक्ट्री से फिर पत्रकारिता में कहानी लिखने का शौक आपको कहाँ से कहाँ तक और चंडीगढ़ तक ले आया, और यहाँ पर आप पूरी तरह से पूरी कहते हैं ना कि नेम फेम के साथ हैं, और एक ख़ास पहचान बनाई है समाज में पत्रकारिता की वजह से भी और व्यक्तित्व की वजह से भी, और बतौर साहित्यकार भी। तो अब ज़रा साहित्य पे बात कर लेते हैं। और आपकी काफ़ी सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारी लघु कथाएं हैं, कहानी भी लिखते रहे हैं बचपन से आप, और कविताएं भी हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं, कविता पर बात करते हैं। तो कहानी तो आपने बहुत कम उम्र में लिखनी शुरू कर दी थी, जब नाना से कहानियाँ सुनते थे। तो कहानी की नींव, कहानी का जो बीज रोपण है वो तो तभी हो गया था। कविताएं कब लिखी? मैम ऐसा हुआ कि जब पत्रकारिता में आए, उससे पहले जब फैक्ट्री में मजदूरी करते थे तो रात की ड्यूटी लगती थी, 8 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो या तो आप वहाँ कुछ पढ़ लो या कुछ लिख लो। मैं शुरुआत तो मेरी मजदूरी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अफसरों ने मेरे काम काज को सराहा और मुझे थोड़ी तरक्की देके मुझे रात का जो
ड्यूटी में इंस्पेक्शन का जो काम था वो दे दिया, शिफ्ट इंचार्ज बना दिया मुझे। तो शिफ्ट इंचार्ज का काम क्या है, लॉग बुक में ये भरना होता है कि भाई आज क्या क्या काम हमने 8 घंटे में किया है। तो वो 10-15 मिनट का काम होता लिखना, तो बाकी फिर प्लांट में चक्कर काट के देखते रहते थे कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, सब काम ठीक चल रहा है। और जब फुर्सत मिलती थी तो कुछ ना कुछ लिखने बैठ जाते। अच्छा। और मैंने फैक्ट्री में काम करते हुए 2 लघु कथाएं जो थी मेरी, वो उस जमाने की मशहूर पत्रिका थी सारिका। अच्छा जी। तो सारिका में तो अभी भी आती है। अब तो शायद सारिका नहीं आती है। सारिका भी आती है, सरिता भी आती है। नहीं, सरिता तो दिल्ली प्रेस वालों की है। सारिका थी बेनेट कोलमैन की, नवभारत टाइम्स वालों की। दिनमान निकलता था, धर्मयुग निकलता था। हाँ जी। तो उसमें मेरी कहानी छपी। तो खुशी की बात ये थी कि सारिका उस समय कहानियों की बड़ी पत्रिका थी और बड़े बड़े नाम के कहानीकार उसमें छपते थे, बड़े साहित्यकार थे। तो मेरे जैसा एक छोटा सा जो शुरुआत कर रहा हो, उसकी अगर सारिका में लघु कथाएं छप जाए हाँ, तो बहुत बड़ी बात, खुशी डबल हो जाती है। हाँ। और उन्हीं दिनों मेरा एक सरिता में एक आर्टिकल छपा, मुक्ता में, सरिता वालों की मुक्ता एक मैगजीन थी। तो जो मुझे पत्रकारिता में लेके आए थे इश्मत तलवार साहब, अब इस दुनिया में है नहीं वो, मेरी घर से मेरी फैक्ट्री की दूरी 14 किलोमीटर थी। तो जब मुक्ता में उन्होंने मेरा आर्टिकल देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के जो क्या हालात हैं, तो वो साइकिल से 14 किलोमीटर फैक्ट्री पहुंच गए मुझे वो मैगजीन देने के लिए कि तेरा आर्टिकल छपा है। और संयोग ये रहा कि जब वो वहाँ पहुंचे तब तक हमारी शिफ्ट खत्म हो गई थी, मैं बस में बैठ के अपने घर पहुंच गया। फिर 14 किलोमीटर आए, रात को 2 बजे उन्होंने मुझे कहा, बलवंत, मैंने कहा 2 बजे कौन आवाज लगा रहा था। उठ के देखा, तलवार साहब थे जो संपादक रहे हमारे। उन्होंने कहा, यार मैं 14 किलोमीटर साइकिल पे गया एक दोस्त के साथ, फिर 14 किलोमीटर फिर साइकिल पे गया, ये तेरा आर्टिकल छपा है, ये देने के लिए मैगजीन गया था। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं जितनी खुशी मुझे हुई होगी उतनी संपादक साहब को थी कि यार मैंने जिस आदमी को तैयार कर रहा हूँ मैं, वो ठीक पटरी पे चल रहा है। तो मैं फादर साहब की डेथ की मैंने आपको बताया, तो उसी पे मैंने कविता लिखी है। जी, स्वागत है, हम भी बेकरार हैं सुनने के लिए। जी स्वागत। ये हालात के मुताबिक है मैम। ये कविता कब लिखी थी आपने? ये तो मैं जब यहाँ चंडीगढ़ में था और काम खत्म करने के बाद जब थोड़ा सा ये था, कई बार क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से आप में लिखने का उत्साह अपने आप पैदा हो जाता है या कलम खुद चलने लगती है। तो मैं जो पंजाब केसरी में था, वहाँ हमें इंटरव्यू जैसे आप करें ऐसे ही मैं पॉलिटिशियनों का इंटरव्यू करता हूँ। और उस इंटरव्यू के बाद जब थोड़ी फुर्सत मिलती थी तो पता नहीं कंप्यूटर पर बैठते अपने आप उंगलियाँ चलने लगती थी। तो उसी समय लिखी है। तो मैम इसका शीर्षक है पापा कहते थे। जो तकलीफें हमने देखी उसी के। हम कुछ नहीं समझ पाते थे जब पापा बताते कि आज फिर तारीख है। माँ सुनती जरूर थी, काम करते करते, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। हमें लगता कि जब माँ सुनी नहीं रही तो बाहर जाने से पहले पापा बताते क्यों हैं, बार बार जिक्र क्यों करते हैं तारीख का। हमें नहीं मालूम था क्या होती है तारीख, क्यों तारीख तारीख करते घर से निकल जाते हैं पापा, वापस लौटकर निढाल से क्यों गिर पड़ते हैं चारपाई पर। हर तारीख पर पापा झुंझलाते हुए मन ही मन बड़बड़ाते से क्यों इकट्ठे करते थे कुछ और कागज, कुछ और फोटोकॉपियाँ। यह ऐसा समय होता था जब माँ सामने नहीं होती थी, हमें भी नहीं जाने देती थी पापा के पास। उन्हें लगता था कि बेवजह पिट सकते हैं बच्चे। पापा के घर से जाने के बाद माँ बताती पेंशन का है कोई लफड़ा, लड़ाई लड़ रहे हैं तुम्हारे पापा कई साल से सिस्टम के खिलाफ। सच तो यह है तब भी हम नहीं समझ पाते कि क्या होती है पेंशन, कैसा होता है सिस्टम, क्यों लड़ रहे हैं पापा। हाँ, बहुत बाद में हम समझ पाए क्यों नहीं बैठते थे वे हमारे पास, क्या होती है तारीख, जब खुद ही तारीख हो गए पापा। क्या बात है, बहुत खूब। इसमें दर्द भी है, हालात भी हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार को जब तारीखों पे आगे तारीखें मिलती हैं और उन तारीखों की वर्तमान तारीख कभी नहीं आती, तो वो इंसानी तारीख में तब्दील हो जाता है। बहुत बेहद खूबसूरत कविता है जी। और बात, किसी को पढ़ना भी पसंद करते थे आप, जैसे कि आप कविताएं लिख रहे, तो आपके पसंदीदा भी लेखक कोई थे जिनको आप पढ़ते थे? दुष्यंत कुमार को बहुत पढ़ा है मैम जी। विष्णु नागर
को पढ़ा है, मंगलेश डबराल को सिलेबस में पढ़ा पढ़ा है, है या- सिलेबस में पढ़ा है, उनकी किताबें भी, जो किताबें कविताओं की भी किताबें, थी। राजेश जोशी को जी, पढ़ा है। हाँ। और फिर मैंने इस और बहुत जब लिखने का आपके अंदर वो दिन ब दिन एक लिखने की भावना बढ़ती गई जी मैम, और अंदर से जब ये लगा कि हाँ आज कुछ खास रचना लिखनी है, स्तर भी बढ़ता गया, विचार बढ़ते गए, विचार बनते गए, तो तब ये विचार तो ज़रूर आया होगा कि कुछ खास लोगों की चुनिंदा कविताएं पढ़ी जाएं, प्रतिष्ठित हैं, ऐसा तो हुआ होगा। मैम जब आप क्योंकि जब स्तर की बात आ जाती है कि भाई फलाने की वो कविता बड़ी चर्चा में है, जी मैम, तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर भी ये होता है कि अच्छा भाई क्या खास बात है, चर्चा में है तो कुछ तो खास होगा, क्यों ना वो रचना पढ़ी जाए। जी मैम। तो ये बात भी होती थी। मैं कह रहा हूँ मैम, जब साहित्यिक गोष्ठियों में जाते हैं, साहित्यकारों के साथ जब गपशप होती है, जो हमसे सीनियर हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं, जिनका नाम है, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनकी अच्छा रचनाओं को लगता है। पढ़ना और उसी से फिर प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ कोशिश करें। हो सकता है उतना अच्छा ना लिख पाए, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। और लिखने की जहाँ तक बात है मैम, वो तो अपने आप जो है ना, वो लिखने के लिए भीतर से एक बेचैनी जो है ना, वो मजबूर करती है कि अब आप कंप्यूटर और पर बैठ सच्चा जाओ। लेखक वही है, जी मैम, जब तक वो बेचैन नहीं होगा ना, तब तक उसका दिल को चैन नहीं पड़ेगा। जब तक वो जो कहना चाहता हाँ, है हाँ। उसको मुकम्मल तरीके से कह ना ले, तो वो बेचैनी खत्म नहीं वो होगी। खत्म तभी होगी जब आप लिख लोगे, हाँ, कागज और पर लिख उसको भी उतार लो। लोगे तो वैसा लिख लोगे जैसा चाहा है, जी मैम। जो यहाँ था। एक विचार तंतु होता है, जिस टाइम पे आ गया लिख दिया, और अगर उस विचार को उस वक्त स्किप कर देते हैं हाँ फिर हाँ, बस वो तो फिर नोट करके रखना पड़ता है मैम। ऐसा होता और है ना। कई हाँ। बार भावनाएं ऐसी होती हैं कि जब आप उसी समय लिख लोगे तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। अगर आप सोचते हो कि 2 घंटे 4 घंटे अगले दिन लिखूंगा, तो वो भाव खत्म हो जाते हैं, इसका कारण वो क्या निकल रहता भी है? जाती इसका है। कारण क्या पर वो रहता है? आप में जो भाव उमड़ रहे हैं ना उस समय, उबल रहा जो है। भावनाएं हैं, अगर वो उसी समय व्यक्त कर लोगे तो हो सकता है अच्छी रचना हो जाए। लेकिन इंतजार करोगे, वो ये तो हो सकता है कि आपने लिख लिया और फिर उसको ठीक करते रहो, बार बार मानते रहो। लेकिन जो विचार आपके मन में इस समय आया हुआ है, अगर आपने उसको छोड़ दिया, फिर रचना उस ढंग की नहीं बन पाती। जैसा कि वैसे भी मन के कहते हैं विचार। कि विचार एक ऐसा कोमल तंतु है कि जिस टाइम पे आया उसी वक्त अगर पकड़ में आ जी गया मैम, तो ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसा। अगर वो तंतु निकल गया, हाँ वो ताना बाना छूट गया, जी। वो फंदा छूट गया, हाँ हाँ, तो फिर फिर खत्म बनावट है। में कसावट नहीं है फिर। कसावट। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तक्षक जी, कविता आपने सुनाई, तारीफ बाकमाल, इसमें कोई शक नहीं। और आप लघु कथा भी कहते हैं, तो वैसे तो इतनी सारी लघु कथाएं हैं आपकी, लेकिन एक लघु कथा छोटी सी सुना दीजिए, ताकि जरूर। हमारे दर्शकों को ये पता चले कि एक बड़ी कहानी को लिखने में और पढ़ने में समय चाहिए, लेकिन लघु कथा होती है कि आप एक पेज में भी उस कथा को समाहित कर सकते हैं सार्थक संदेश के साथ, उसे लघु कथा कहते हैं। तो छोटी सी लघु कथा। और वैसे भी तक्षक जी को तो बचपन से ही कहानियां सुनने का और लिखने का शौक रहा है, बिल्कुल। तो बात बात पे छोटी सी लघु कथा हो जाती होगी आपकी। जरूर जरूर। देखिए मैम, ये लघु कथा का इसका जो विचार है वो ये है कि हम स्कूल में बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं, तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, वो सिखा नहीं रहे, रटा रहे हैं। रटा रहे हैं। तो आज का ज़माना तो चलो मैं समझता हूँ बच्चे बहुत 90%, 98%, 100% नंबर लेके आते हैं, लेकिन वो जो पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रहण कितना करते हैं, जी ये इसी पर है एक छोटी जी, सी कथा। स्वागत है। इसका नाम है मैडम पाठ। जी, लघु कथा, स्वागत है जी। राम एक अच्छा लड़का है, सदा माता पिता का कहना मानता है। राम एक अच्छा लड़का है, सदा माता पिता का कहना मानता है। मोहन जोर जोर से पढ़ रहा था। बगल के कमरे में चारपाई पर लेटी बीमार माँ ने कराहते हुए आवाज लगाई, बेटा जरा एक गिलास पानी तो देना। मोहन ने झुंझलाते हुए वहीं बैठे बैठे ही जवाब दिया, माँ आप देख नहीं रही हैं, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। और मोहन ने फिर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया, राम एक अच्छा लड़का है, सदा माता पिता का कहना मानता है। राम एक अच्छा क्या लड़का बात है, क्या व्यंग्य है, जी। क्या बात है। ये नहीं रट रहा है वो, हाँ, समझ नहीं रहा, वो समझ नहीं रहा कि करना समझ क्या नहीं है। रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। और तक्षक जी ये बताइए, घर में आप 3 भाई थे शायद, जी है ना? मैम। तो लिखने का ये जो हुनर है, ये सिर्फ आप में था या उनमें भी कुछ? मेरा बीच का भाई भी
अच्छा। कविता कहानियां लिखता था। वो आपसे बड़े थे? वो छोटे थे, आपसे मैं सबसे छोटे, बड़ा आप हूँ। बीच के? अच्छा, वो बीच के हैं। वो बीच के थे, वो जो पढ़ते थे। मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं। तो उनको कहाँ से चस्का लगा लिखने का? वो मेरा जो छोटा भाई था, मैं कहानी लिखता तो उससे कह देता था कि ये कहीं भेजनी है, तू इसको कॉपी कर दे। अच्छा। तो वो उसकी कॉपी कर देते थे। वो आजकल ईटीओ हैं हरियाणा सरकार में। अच्छा जी। और जो बीच के भाई थे वो खुद अपने संस्मरण से लिखते रहते थे। अच्छा। पढ़ाई के दौरान ही। क्या बात और फिर है। नौकरी लग गई, वो कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर थे। अभी मई में रिटायर हो गए हैं। अच्छा जी। तो लिखने का शौक मुझको जितना था, बीच वाले भाई को उस ढंग से आगे नहीं बढ़ा। नौकरी घर गृहस्थी में उलझ के फिर लिखना बंद कर दिया। तीसरा जो मेरा भाई है छोटा, उसकी पढ़ने में दिलचस्पी थी। मैं अपनी कहानियां उनसे फेयर कराता था, रफ लिख ली, उससे कहा कि यार फेयर कर दे इसको, कहीं भेज देंगे। तो तीनों भाई, पढ़ने का शौक तो सबको है, हमको लिखने का शौक मेरा, चूंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं मैं जितना समझ पाई हूँ बातों के माध्यम से आपको, कहीं ना कहीं आप ही उन दोनों की प्रेरणा है लिखने के पीछे, क्योंकि आप बड़े थे, लिखते थे, उनसे ठीक करवाते थे, कॉपी करवाते थे, और फिर उससे उनका भी जो अंकुर फूटने लग गए, उनके भी साहित्य के। अब देखो, मैं जर्नलिस्ट था तो घर में माहौल वैसा ही था। मेरा बेटा भी जर्नलिस्ट है। अच्छा। टेलीविजन में काम करता है, पीटीसी में। और जो मेरे भाई का बेटा है वो भी जर्नलिस्ट है। जी जी। वो रिपोर्टर है, सारे ही पत्रकार हैं। और ये देखा देखी है। और फिर उनको लगता है कि यार इस पेशे में अनिश्चितता तो है, नौकरी कब चली जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आप अगर ईमानदारी से काम करते हो, आप किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, किसी के खिलाफ झूठी खबर नहीं छापते, सच्ची खबर छापने की कोशिश करते हो, सारे तथ्यों को देख भाल के फिर कोई खबर लिखते हो, तो मैं समझता हूँ कि सामने वाले से भी आपको सम्मान मिलता है जी। और 35 साल 36 साल चंडीगढ़ में हो गए और कुल मिलाकर मेरे ख्याल 42-43 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ। आपको देखते तो मैं साहित्यिक कार्यक्रमों में आपसे मुलाकात होती है। आप बुलाते हैं जी। और जब किसी कार्यक्रम में, टैगोर थिएटर में, शहर के बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे आपकी शिरकत होती है, हम भी होते हैं, देखते हैं आपको, सुनते हैं आपको, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक सवाल ये है कि आप तो जुड़े हुए हैं साहित्य से भी, समाज से भी, पत्रकारिता के माध्यम से भी, और साहित्यकार के तौर पे भी। तो शहर में साहित्य की दशा और दिशा कैसी है, इस पर एक नज़र। देखिए मैम, बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं हैं जो नए साहित्यकारों को प्रोत्साहित करती हैं, मंच देती हैं, दर्शक देती हैं। सही बात है। और अगर तारीफ रचना की होती है तो आप समझ सकते हैं कि लिखने के लिए कितना प्रोत्साहन मिलता है। सही बात है। तो और अगर नए साहित्यकारों की किसी रचना को कहीं पुरस्कृत होने का मौका मिलता है तो उत्साह दुगना हो जाता है। चंडीगढ़ छोटा शहर है, लेकिन साहित्यकारों की कमी नहीं है, और अच्छे साहित्यकार भी हैं बहुत सारे। मैं तो एक कॉलम चलाया था अखबार में इंटरव्यू का, मैंने तो आपका भी इंटरव्यू किया था, सुशील जी का भी इंटरव्यू किया था। पिछले 4 साल, ये शुरुआत मैंने, धीरा खंडेलवाल मैडम है, IAS अफसर रही हैं, रिटायर हो गई हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से। तो बैठे बैठे यूं ही विचार आया कि याद आ रहा है बहुत पहले आपने हमारा भी इंटरव्यू किया था, और देखो हमने भी जी मैम, हम समय पलट के वहीं आ जाता है। अब आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं जी मैम, और आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि ये वाकई दुनिया गोल है ना, घूम फिर के फिर आ जाते हैं। और बहुत खूब। और एक सवाल ये उठता है कि घर में कैसा माहौल है, आपकी जो जीवन संगिनी है उनको आपका लेखन कैसा लगता है, प्रोत्साहन कैसा रहता है? मेरी शादी तो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जी, कम उम्र में। हाँ, मैं 10वीं नहीं, मैं 10वीं में पढ़ता था 1976 में। अच्छा। तो मेरे फादर की डेथ 72 में एक्सीडेंट में हो गई। तो नाना नानी ने कहा कि यार पता नहीं हम कब तक जिंदा रहेंगे, तो हमारी इच्छा है कि तेरी शादी तो हम कर दें। अच्छा। तो मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। और 10वीं में मेरी जो पत्नी थी वो 2-4-5 साल स्कूल गई हैं। और गांव में क्या होता है कि जब आपकी शादी हो गई तो समझ लो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, आपके ऊपर भी आ जाती नहीं, मतलब मायके की तरफ से। वो सोचते हैं यार हमने शादी कर दी है, लड़की पढ़ाई होगी, अपने घर में अब पढ़े ना पढ़े उसकी मर्जी है, ऐसा सोचा करते। तो 76-77 में गाँव में पढ़ाई का ये था कि लड़की की जब तक शादी नहीं होती, चाहे वो 8वीं क्लास में हो शादी हो, चाहे 10वीं में हो, 5वीं 4थी में हो, जब भी शादी हो जाए तो वो मान लेते थे कि भाई ये लड़की
अपने घर चली गई है। अब पढ़े ना पढ़े, तो मेरी बीवी भी मतलब शुरू में स्कूल जाती थी, 5-7 साल स्कूल गई, फिर शादी हो गई और वो फिर हमारे घर आ गई। तो माँ की सेवा में, घर की सेवा में, तो पढ़ाई है लेकिन वो उस ढंग की नहीं है। तो मैं अब जब कुछ बताता हूँ या वो किसी से सुनती है तो उसको अच्छा लगता है। हमारे घर कुछ लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, तो उसको अच्छा लगता है कि यार ठीक लोगों के साथ संगति है, अच्छे साहित्यकारों के साथ उठना बैठना है, अच्छे पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना है, और जो जरूरत का घर की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो हाउस वाइफ हैं, संतुष्ट हैं, उनको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं और घर ठीक चल रहा है, परिवार ठीक चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि कई बार होता है कारोबार तो अच्छा चलता है जी मैम, परिवार पीछे रह जाता है, और कई बार परिवार तो साथ चलता है, कारोबार ही नहीं होता। जी मैम। तो जब परिवार के साथ कारोबार दोनों चीज़ें साथ साथ चले, तरक्की हो, तो जीवन सफल है और आप एक सफल व्यक्ति हैं, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। शुक्रिया मैम जी। और एक खास जो सवाल है आपसे, पत्रकारिता से ताल्लुक़ रखता है कि अखबार में आप काम करते हैं और कहानियाँ छपती हैं, जी। तो क्या ये जो सोशल मीडिया की वजह से अखबार में कहानियों के स्तर में कोई अंतर आया, या सोशल मीडिया ने इसकी जगह ले लिया, पाठक कम हो गए हैं कहानी के, कोई ऐसी स्थिति है? नहीं, देखो मैम, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे साहित्यकारों को लोगों की नज़रों तक पहुँचाने का काम किया। अखबार में संडे के दिन एक जगह होती है कविता की, कहानी की, लघु कथा की या किताबों की समीक्षा की। अब धीरे धीरे मैगजीनों में साहित्य का जो पन्ना था वो सिकुड़ के छोटा हो गया है, जगह नहीं है। तो नए जो साहित्यकार हैं वो क्या करें? मैगजीन जो निकलती हैं, चाहे साहित्य अकादमी की मैगजीन हो, चाहे अब साहित्यिक पत्रिकाएं जो है, लघु पत्रिकाएं, कुछ लोग साहित्यकार ही प्रयास करके निकाल रहे हैं, और कितना कठिन होता होगा वो मैगजीन निकाल पाना, क्योंकि लघु पत्रिकाएं बहुत तादाद में। पर मुझे लग रहा है कि ना ये व्हाट्सएप और फेसबुक, सोशल मीडिया जिनके पास नहीं पहुंचे हैं या कम पहुंचे हैं या नेट की कमी है, अखबार या पत्रकारिता के साथ अखबार या मैगजीन्स या किताबें उन्हीं के हाथ में है। जिसके पास मोबाइल है और लैपटॉप है, उनकी तो उंगलियां लैपटॉप पे है और उंगलियां कीपैड मोबाइल पे है, व्हाट्सएप, फेसबुक, उनको लगता है कि इसमें शॉर्टकट हर चीज देख लो, कहानी ऑडियो में सुन लेते हैं। बड़ी कहानी अगर आप फेसबुक पे भी डालेंगे, हाँ, कोई नहीं पढ़ेगा, तो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता था, अखबार होता था, बिल्कुल, तो बंदा क्या चाय लेके बैठे सुबह और पूरी कहानी पढ़ के उठते थे, पूरा अखबार पढ़ते थे और फिर अखबार पढ़ के अपने घर में कहते थे तुम्हें पता है आज के अखबार में क्या है। अब मतलब घरवाली को तो जिसने अखबार पढ़ लिया वो खुद आके सारी खबरों की शॉर्ट समरी सुना देते थे, घरवाली को अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं। आप समझते हैं? अच्छा, ये बात भी कि अखबार में छपी हुई खबर पर भरोसा भी होता है, व्हाट्सएप पर क्या कुछ आ रहा है, हाँ, फेक भी होता है, किसने क्या फॉरवर्ड कर दिया आगे, और फेसबुक से कौन किसकी रचना उठा के कहाँ डाल रहा है जी, अपने नाम से डाल देते हैं, उसको एडिट करके नीचे से नाम काट दो, लिख दो अपना, क्या कह सकते हैं। तो फर्क तो पड़ा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, सोशल मीडिया ने साहित्यकारों को, नए साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी दिया और जगह भी दी है और लोगों तक पहुंचाया। चलो, पहुंचाने वाली बात ठीक है, लेकिन जो लेखन, कहानी का प्रकाशित होना अखबार में, पत्र का, उसमें मैगजीन्स में, उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ा है। नहीं, इसमें जगह कम हुई है अखबारों में, जगह कम हुई है, और ये थोड़ा बड़े संस्थानों से छपती थी वो बंद हो गई। कहानी पढ़ने का अपना एक वो होता था, शब्द को पढ़ के महसूस करना। जी मैम, है ना, ये साहित्यिक संस्थाएं जो है ना, वो जरूर कर रही हैं, बचा के रखा हुआ है इस धरोहर को, इस जी बहुत खूब। और सर, बहुत सारी बातें और भी करनी थी, पर क्या करें, समय कम पड़ गया है, और फिर एक मुलाकात करेंगे मुकम्मल। लेकिन फिर भी हम तो यही कहना चाहते हैं, आपका लेखन और आपकी पत्रकारिता इसी तरह चलती रहे और हम आपको याद करते रहें जस्ट टीवी के प्रांगण में। और आप आए, आपने बहुत कुछ हमसे साझा किया, हमारे दर्शकों से बहुत कुछ साझा किया, हम जस्ट टीवी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। दोस्तों, समय कम पड़ जाता है जब हम दिल के दरवाजे खोलते हैं, तो सारे अनुभव बाहर आने लगते हैं, बीता हुआ कल आज में तब्दील होने लगता है, पर क्या करें, समय के हाथों मजबूर हैं। यहीं पे विराम देते हैं आज की मुलाकात को, और बहुत जल्द लौटेंगे एक और ख़ास मेहमान के साथ। लेकिन आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें। और अब मुझे और बलवंत तक्षक जी, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।